नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो संविधान के अनुच्छेद पर आधारित पहला पार्ट हमने देखा था। 26 प्रश्न कुल देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी का जो है वो दूसरा पार्ट, जिसमें हम इसके आगे के प्रश्न इनकी 27 से लेकर के 52 तक प्रश्न जो है हम कुल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। और लास्ट में सबसे हम जो है आपसे भी एक प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 27 से। प्रश्न है आपका कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख जो है वो करता है? बताइए। अनुच्छेद 81, 82, 83 या 85? बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला यानी कि अनुच्छेद 85 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 85 में जो है इसके बारे में जो है वो बताया गया। 28 नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अनुच्छेद आपका होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग जो है वो कर सकता है? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो अनुच्छेद 85 यानी कि अनुच्छेद 85 आपका यहाँ भी सही होगा। इसमें यानी कि अनुच्छेद जो 85, इसमें दो बातें तो यहाँ लिखी हुई है, एक ऊपर वाले प्रश्न में, एक इसमें। तीसरी बात ये भी है कि सदनों का या किसी भी सदन का 17वां भी जो है इसी के अंतर्गत जो है वो बताया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद संसद जो है उसकी संयुक्त बैठक जो है उसका प्रावधान किया गया? ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुच्छेद 108 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में ही कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो इसी में किया गया है। यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये कि जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। एक ये पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। और एक चीज ये भी है कि भारतीय संसद की जो दोनों सदन होते हैं उनकी जो संयुक्त बैठक होती है वो किस प्रकार के विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है? तो साधारण विधेयक जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 29 नंबर। प्रश्न आपका है कि लोकसभा और राज्यसभा जो है उसके संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए ऊपर वाला ही प्रश्न हमने देखा था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया गया है। आंसर आपका बिल्कुल नहीं बदलेगा। अनुच्छेद 108 यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अनुच्छेद 108 यहाँ पर भी था। यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान करके लिखा गया है, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान लिखा गया है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई पर आंसर आपका वही रहेगा। अगला 31 प्रश्न है कि धन विधेयक भारतीय संसद जो भारतीय संविधान है उसके किस अनुच्छेद में जो है वो परिभाषित किया गया है? 109, 110, 111 या 112? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 110 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका अनुच्छेद 110 सही होगा। एक्चुअल में ऐसा है कि संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संदर्भ में जो विशेष प्रक्रिया निहित है वो आपकी 110 में है। अगर बात करें अनुच्छेद 109 की, तो इसके तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। आप 110 अनुच्छेद के साथ जो है वो जाएंगे और लोकसभा में जब पारित हो जाता है ना, तो उसके बाद इसे राज्यसभा के लिए भी जो है विचार के लिए, विचारार्थ जिसको हम कहते हैं, भेजा जाता है। अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संचित कोष से संबंधित कौन सा जो है वो अनुच्छेद है? ये सभी वही अनुच्छेद हैं जो बार बार प्रत्येक जगह आप देखते हैं रिपीट होते रहते हैं, तो ये सब चीजें रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका
उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जितने भी यहाँ अनुच्छेद दे रखे हैं, चाहे वो 112-29 हो, चाहे वो 146-3 हो, चाहे वो 148-6 हो, ये तीनों ही आपके आपके किससे, भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। बाकी इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, वो है 266 एक, जो यहाँ नहीं लिखा है, 266(1), ये भी आपका संचित निधि से संबंधित है। और बात करें अगर संचित निधि की, तो वो क्या होता है, तो सरकार को मिलने वाली जैसे सभी राजस्व हो गए, सीमा शुल्क हो गया जिसमें उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर हो गया, या बहुत से जो कर हैं अलग अलग, वो सरकार द्वारा दिए गए जो ऋण है उनकी वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वो सभी संचित निधि में जो है वो जमा किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है वो आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है? तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, अनुच्छेद 123 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, और संविधान ये कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून बनाने की जरूरत पड़े, तो संसद के सत्र का इंतजार नहीं करना पड़े। ऐसा ना हो कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा सब पास ही होता रह जाए, तो वो सब इंतजार बिना करे सरकार अध्यादेश के जरिए ही उस कानून को बना सकती है, उस कानून को लागू कर सकती है। तो ये आता है आपका अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान जो है वो किया गया है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा कि जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान जो है वो है। चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी करते रहेगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। आंसर की बात कर लेते हैं। आपका ऑप्शन एबीसीडी में तो अनुच्छेद 124 यहां पर सही हो जाएगा। ऊपर देखिए अनुच्छेद 123 था, जब बात हो रही थी भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो 123 के साथ जाएंगे। और एक नंबर जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप क्या कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किस पर है, तो आपका 124 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 124 जो है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 124 का जो भाग 4 है ना, उसके अंतर्गत ये बात की गई है। केवल अगर 124 की बात करेंगे तो भारत के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें किया गया है, पर इसका भाग 4 ये कहता है कि देश के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से केवल संसद ही जो है वो हटा सकती है। पूरा एग्जैक्ट याद करिएगा कि 124 का 4। केवल अगर अनुच्छेद 124 की बात करें तो मैंने पहले ही कह दिया, भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन जो है इसी के अंतर्गत जो है वो किया गया है। अगला देखते हैं आपका 35 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श जो है वो ले सकता है? 123, 352, 312, 143, चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर अनुच्छेद 143 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 143 143 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श क्षेत्राधिकार जो है वो प्रदान करता है। जो राष्ट्रपति है वो कानून के किसी भी प्रश्न पर, या कह सकते हैं जनहित संबंधी कोई तथ्य है उस पर यदि राय लेना चाहता है या जरूरी राय समझे, तो सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो राय या सलाह जो है वो मांग सकता है। 36 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का जो पुनरावलोकन है वो कर सकता है, ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 107
37 में जो है वो की गई है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है 37 नंबर प्रश्न कि संविधान जो है उसके निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो सभी न्यायालय हैं उन पर आबद्ध कर जो है वो होगी। बताइए इनमें से किस अनुच्छेद में ये जो है वो बताया गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 141 के अंतर्गत जो है ये उल्लेख किया गया है। 38 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है, वो बताना है। इसका आधार जो है वो क्या है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 368। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, ये किसका आधार है। उत्तर की बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन में। तो अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कल मैंने बताया भी था अनुच्छेद जो 32 है उसमें क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 39 इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए अनुच्छेद 231, 233, 131 या 143। 143 तो नहीं होगा क्योंकि वो अभी ऊपर ही हम देख चुके थे। तो बताइए ए, बी या सी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका अनुच्छेद 233 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के तहत जो है आपका जिला जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय आप कह सकते हैं। प्रत्येक जिले में आप जानते हैं एक जिला न्यायालय होता है जिसका जिले में अपील संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो होता है। और जिला न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार जो है वो करता है। 40 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान जो है उसकी संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता जो है वो प्रदान करती है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो 40 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए जो नियम है कानून है उन पर प्राथमिकता जो है वो प्रदान करती है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 245 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें यह प्रावधान जो है वो किया गया है। 41 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो है वो है। अनुच्छेद 245, 246, 247 या फिर 248। अच्छा प्रश्न है, ये भी काफी जो है वो पूछा जाता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास हैं। 245, 246, 247 या फिर 248। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका अनुच्छेद 248 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अंतर्गत बताया गया है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं इससे पहले मैंने आपको बताए थे। 42 प्रश्न कह रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून जो है वो बना सकती है। चार ऑप्शन है 251, 252, 253, 254। कौन सा अनुच्छेद सही होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून जो है वो बना सकती है। उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। अनुच्छेद 252 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अंतर्गत जो है वो बताया गया। 43 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। उत्तर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से।
तो आपका अनुच्छेद 249 जो है वो बिल्कुल सही होगा। 44 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा, या जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून जो है वो बना सकती है, वो किस अनुच्छेद में है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 253 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए कि राज्य इनमें से कौन सा सही होगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो वर्णित है? आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 में जो है वो वर्णित है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के। 46 प्रश्न कह रहा है कि संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका अनुच्छेद 256 के अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश जो है वो दे सकती है। तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत 256 के अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47, कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 293, 280, 263, 249 कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 263 आपका सही होगा। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? यह भी प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस समय वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है। कमेंट में दोनों चीजें बताइए। पहले बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 280 जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और थोड़ा और अगर डिटेल में बात करें तो अनुच्छेद 280 एक आपका होगा। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले जिससे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं वो एक वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाएगा। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो आपका 15वें वित्त आयोग जो है उसने 2020 या 21-22 जो है उससे लेकर के 2025-26 जो है इसकी अवधि के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी थी। और एन के सिंह है इनका नाम, एन के सिंह, इनके नेतृत्व में ये इन्हीं को अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसे आप याद रखिएगा। तो कौन से वित्त आयोग के? 15वें वित्त आयोग के, ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा। एन के सिंह जो है वो अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 49, कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है। बताना है आपको इन चार ऑप्शन में से किस अनुच्छेद में जो है वो बताया गया है। और एक चीज और ऊपर वाले प्रश्न से, कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी थे। वाई वी रेड्डी अब हट चुके हैं, अब जो है ये आ गए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये जो है वो किसमें है? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था जिसे अब हटा दिया गया है और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पर पता ये होना चाहिए कि अब रखा किसमें गया है। तो वही यहां पर पूछा गया है कि ये अब किस अनुच्छेद में आता है। तो 300 का में आता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन 300 का जो है वो सही होगा। काफी बार मैंने ये प्रश्न आपको बताया भी है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत जिसका नाम है सुनवाई के अधिकार, इसका समावेश किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन में से, तो अनुच्छेद 311 आपका सही हो जाएगा। 311 जो है उसमें इसका समावेश किया गया है। टोटल 52 प्रश्न थे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यानी 2 प्रश्न आपके जो है वो और रह गए हैं। तो 51 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? बताइए, अनुच्छेद 311, 312, 313, 314, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अनुच्छेद 312 बिल्कुल सही हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, फेसबुक से ना जुड़े हो, इंस्टाग्राम से ना जुड़े हो, तो सभी लिंक आपको अबाउट सेक्शन जो है वहां मिल जाएगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम के लिए बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका लास्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312 या 315? बताना है आपको संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इनमें से कौन सा सही होगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 जो है, इसी में ही लोक सेवाओं को जो अपना पद है उससे मनमाने ढंग से पदच्युत किए जाने के विरुद्ध कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि लोक सेवाओं को संरक्षण प्राप्त है। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 320, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 322, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 324 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 326। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसके आगे वाले जब प्रश्न देखेंगे वो। यदि इससे पहले के संविधान के आपने नहीं देखे हैं तो अलग से जीके वाली प्लेलिस्ट बनी है, बाकी संविधान की एक अलग से भी प्लेलिस्ट में आपको जो है वो दे दूंगा, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।